हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हेमंत तुमने स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। आप ये मान के चलिए सर, सीबीएसई ने जो कोर्स कंटेंट दिया है सब पढ़ाया जाएगा। इवन जो नहीं है, जो डिलीटेड है, वो कौन पढ़ाएगा सर? वो भी यहां पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सर वो अभी भी पार्ट है किसका? जेई और नीट का। कोई दिक्कत, कोई शक? ठीक है सर। तो सर आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो सर जैसे कि आप इंतजार कर रहे थे, चैप्टर नंबर 3 आज आपके सामने चालू करने जा रहा हूं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो ये देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। बात समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं सर? तो चैप्टर नंबर 1 बढ़िया तरीके से निपटा के रख दिया है, चैप्टर नंबर 2 बढ़िया तरीके से निपटा के रख दिया है। अब बारी चैप्टर नंबर 3 की, अब आई इसकी बारी। चलिए करें चालू, करें सर। सबसे पहले ये देखेंगे क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों था, वाई क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी। ऐसे ही चल रहा था, अच्छा चलने देते ना, क्यों जरूरत पड़ी क्लासिफाई करने की? हाँ, क्या दिक्कत थी? बढ़िया कहीं भी रखे रहते एलिमेंट, हम तो पढ़ते रहते, मजा आता रहता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों फालतू का 3 तूफान किया? ए इसको इधर जमा रे, ए इसको इधर जमा रे, ए इसको इधर जमा रे, ऐसा क्यों किया? क्या दिक्कत थी? क्या रीजन थे कि नीड हुई आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की? क्योंकि मैंने आपको हर चैप्टर में कहा है सर, पहले नीड जानना बहुत जरूरी है। क्या जानना जरूरी है सर? नीड। व्हाट आर द नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट? क्यों आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट करना पड़ा? बताओ बताओ बताओ, क्यों करना पड़ा? अब समझो सर, मान लो अभी आपने स्कूल में ही हो, हाँ स्कूल में ही हो, कॉलेज में थोड़ी पहुंच गए, कॉलेज में तो ये चैप्टर ही नहीं है। तो सर स्कूल में आपकी जो क्लासेस है वो अलग अलग है, जैसे क्लास 1 अलग, क्लास 1 2, क्लास 3, क्लास 11th, क्लास 12th, इस तरीके से है क्या नहीं है? और सर सबको अलग अलग जमाया गया है। ऐसा तो नहीं होता ना कि 3rd का बच्चा 2nd का बच्चा 12th में ही बैठा है और 12th का बच्चा 3rd में भी बैठा है, ऐसा तो नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि सर पूरा क्लासिफाइड है कि 12th के बच्चों को क्या पढ़ाना है, 2nd के बच्चों को क्या पढ़ाना है, 3rd के बच्चों को क्या पढ़ाना है, इस तरीके से। मतलब टीचर आएगा, लेक्चर चालू करेगा, चलो बच्चा बैठ जाओ, आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बस। तो पूरे को 12th को यही पढ़ाएगा। फिर वो क्लास 2 में जाएगा, चलो बेटा आज पढ़ेंगे अपन टेबल, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो वो यहां पढ़ाएगा। लेकिन मान लो अगर सब क्लास को मिक्स कर दूं, 12th में 5 बच्चे बैठे 2nd क्लास के और 12th में ही 8 बच्चे बैठे 12th क्लास के, तो अब टीचर को आधों को पढ़ाना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आधों को पढ़ाना है 2 बन जा 2, फंस जाएगा क्या नहीं? और दूसरी बात, उसको भी तो आना चाहिए, 2nd क्लास का तो आएगा, 12वीं का आएगा क्या नहीं आएगा? तो सर सिस्टमैटिक स्टडी के लिए, किसके लिए? सिस्टमैटिक स्टडी के लिए, इजी टू स्टडी के लिए। सर अकेली 12th क्लास को पढ़ाना आसान है, अकेली 2nd क्लास को पढ़ाना आसान है, लेकिन 12th प्लस 2nd को पढ़ाना टफ है। साला 12th वाला बार बार खड़े हो जाएंगे, एक बार ऐसे काल खो जाएंगे, एक बार मुंह में उंगली डालेंगे, क्योंकि भैया छोटे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, है ना। और ये तो अपने बड़े बड़े ही देंगे, आशिक बन बैठेंगे 12वीं क्लास वाले, तो दिल जलता है जलने दे। तो आप समझ रहे हैं, दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो सर 2nd को अलग रखिए क्लासिफाई करके, 12th को अलग रखिए क्लासिफाई करके, क्योंकि सर पढ़ाने में आसानी होगी, बच्चे को समझने में आसानी होगी, बच्चे को पढ़ने में आसानी होगी, इसीलिए क्लासिफिकेशन किया गया। सारे एलिमेंट को क्लासिफाई करके रखा गया अलग से अलग। क्यों? क्योंकि इजी टू स्टडी, किसको? एलिमेंट्स को। दूसरी बात, सिस्टमैटिक स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। ये 2 रीजंस थे कि हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ा। क्या करना पड़ा सर? क्लासिफिकेशन। मतलब ऐसा कुछ था कि अगर कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अगर सेम है, क्या है बेटा? सेम है, तो उनको एक साथ रख दो, और जिनकी अलग है उनको अलग अलग रख दो। क्यों? क्योंकि सर अगर जिनकी सेम है तो एक ही बार में निपटा देंगे ना, सबको क्यों पढ़ेंगे? एक को पढ़ के जब सबकी प्रॉपर्टी सेम है तो समझ जाएंगे ना, हाँ तेज चल रहा है,
तेज चल रहा है क्या? नहीं, हाँ तेज चल रहा है, ऐसे वाला। और जो अलग अलग है उसको अलग अलग पढ़ लेंगे। तो सर इससे क्या होगा, टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो अपना काम हो जाएगा। अब आप समझो, अपन के पास आज के टेबल में, आज जो अपन पढ़ते हैं 118 एलिमेंट है। क्या आपको 118 एलिमेंट पढ़ने होते हैं क्या? नहीं, आपको सिर्फ 18 ग्रुप पढ़ने होते हैं। क्या पढ़ने होते हैं सर? 18 ग्रुप। हर ग्रुप में 5-5, 6-6 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 5-5, 6-6 एलिमेंट है। आप हर ग्रुप को पढ़ लेते हो, 5-6 एलिमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। हुआ क्या नहीं हुआ? एक ग्रुप पढ़ने से 5 एलिमेंट कंप्लीट, दूसरे ग्रुप पढ़ने से 5 एलिमेंट कंप्लीट, तीसरे ग्रुप पढ़ने से 5 एलिमेंट कंप्लीट। और अगर हमने सही से नहीं जमाया होता तो हमें कितने एलिमेंट पढ़ने पड़ते? बाबा रे बाबा, 118। पता चलता एम्बुलेंस में पहुंच जाते 108 में। समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसीलिए नीट थी किसकी सर? केमिकल क्लासिफिकेशन की। क्यों मार्केट में क्लासिफिकेशन किया गया एलिमेंट्स का? समझ में आया? चमका के नहीं चमका? जरा अगर चमक गया तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, सर चमक गया, सर 1 नंबर। चलो तो स्टार्ट करते हैं सर इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं सर इंट्रोडक्शन। तो नीट समझ में आई, क्यों नीट करी गई है? लिख लो, इजी टू स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी। चलो सर चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। बढ़िया सा कलर ले लेते हैं, पिंकी पिंकी ले लेते हैं, ठीक है सर? अगर देखें तो इंट्रोडक्शन, गोलू गोलू बना दो, ऐसे लड़कियां लोग बना देती है ना, बढ़िया सजा के एकदम। हा, कितना बढ़िया लगता है ना। हाँ, लेकिन बस कौन नहीं सजा पाता भैया? अपने लौंडे लपाट लोग, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है यार, अपन भी बढ़िया है। चलो सर इसके अंदर अपन बात करेंगे सबसे पहले अर्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया। एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया किस बेसिस पे? उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। और एलिमेंट को जमाने के लिए टेबुलर फॉर्म में एक टेबल बनाया गया जिसको अपन ने नाम दिया पीरियोडिक टेबल। क्या नाम दिया सर? पीरियोडिक टेबल। अगर सारे एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में जमाना था तो भैया उसके लिए एक टेबल लग रहा था जिसका नाम था पीरियोडिक टेबल। अब सर सारे साइंटिस्टों को पता चला भैया हमको तो पीरियोडिक टेबल बनाने का है और बनाने पड़ेगा। कैसे बनाएगा? तो सब लोग लग गए, अरे मैं बनाएगा, टेबल ही तो बनाना है, 2 बन जा 2, 3 बन जा 3। तो सबने बोला भैया ये नहीं टेबल बनाने, आपको एलिमेंट्स को जमाना है और बताना है टेबल के अंदर की क्या विशेषताएं होंगी, कहां पर प्रॉपर्टी सेम होंगी, कहां पर नहीं होंगी। आप एलिमेंट को कहीं पर रख रहे हो तो उसका ठोस एविडेंस होना चाहिए। और ऐसे में कहानी चालू हो गई। सबसे पहले आए अपने डोबेरियन ट्राइड्स। क्या बोला उनने? देखेंगे। फिर आए थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, सुना है आपने? फिर आए थे लॉथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। फिर आया था हमारा शेर बोल दिया मैंने, मतलब आप समझ गए कि यहीं पर खेल है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और फाइनली आया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय हेनरी मूसले। नाम पे मत जाना नहीं तो बोले ए मूसले। बेटा काम बहुत तगड़ा था मूसले साहब का, बहुत तगड़ा काम था मूसले साहब का। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देने का नाम किसका था? हेनरी मूसले। अच्छा कुछ बुक्स में यह भी लिखा रहता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मूसले के साथ एक और व्यक्ति ने दिया था जिसका नाम था, सेकेंड चैप्टर में उस शेर को हमने देखा था जिसका नाम था नील बोर। कौन था सर? नील बोर। अब नील बोर क्या है? क्या उन्होंने बनाया था? नहीं। क्या हुआ था? मूसले साहब बैठे थे, मूसले साहब ने ऐसे फोन करा, यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तू आ जा यार। तो वो आया, चाय वाय पे गपशप, समझ हो ना, सिर्फ चाय थी और कुछ नहीं था, ऐसा गलत मत समझना, छोटी बड़ी कुछ भी नहीं था, ठीक है, सिर्फ चाय थी। चाय पे बैठे थे, उसने कहा यार टेबल बना रहा हूँ, बहुत दिक्कत जा रही है। तो उसने कहा चल थोड़ा बहुत मैं फ्रेम कर देता हूँ। तो उन्होंने स्केल उठाया पेंसिल उठाया और थोड़ा थोड़ा खींच दिया। तो सर वहां से उनका नाम पड़ गया कि नील बोर ने भी उनका काम किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर हम, नहीं तो आप किसी को कहानी सुना दो कि भैया उनने से वैसे आउटलाइनिंग कर दी थी, इसलिए हेमंत सर ने बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मूसले सर का थोड़ा सा काम क्या करा था, नील बोर ने कर दिया था। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा उसने इनपुट डाल दिया था, लेकिन पूरी मेहनत किसकी थी सर? हेनरी मूसले की। किसकी थी सर? हेनरी मूसले की। और वहां पर फाइनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार हुआ जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, और जो आज की डेट में मार्केट में चल रहा है। इसका तोड़ आज भी नहीं निकला, इसका तोड़ आज भी नहीं निकला, और मेरे हिसाब से तो नहीं निकलेगा, क्योंकि सर जितने एलिमिनेशन थे वो कर दिए गए, जितने ड्रॉबैक्स थे सबको एलिमिनेट कर दिया गया। अब बचा है प्रॉपर टेबल। मेरे को नहीं लगता कि आप इसके आगे होना चाहिए, लेकिन भाई कह नहीं सकते आगे कोई धुआंधार फिर से आइंस्टीन या फिर
न्यूटन बाबा कोई आ जाए तो तूफान मचा देगा, तो फिर देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इतना हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे सर अपन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे। आपके स्कूल्स में थोड़ा बहुत आपने सुना होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, डायगोनल रिलेशनशिप, इस तरीके की प्रॉपर्टीज को भी इसके अंदर पढ़ना है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में इधर उधर मूव करेंगे, कभी इधर भगेंगे, कभी इधर भगेंगे, कभी इधर भगेंगे, कभी इधर भगेंगे, तो जब इधर उधर मूव करेंगे तो भैया कैसे वेरिएशंस देखने को मिलेगा पीरियोडिक टेबल के अंदर। जैसे आप भगते हो ना, वो जा रही है यार, चलते चल थोड़ा सा एक बार ऐसे करके बाल करके निकल जाएंगे, बढ़िया अच्छा लगेगा। वो पता चलता है जैसे ही तुमने ऐसे बाल करके निकला, उसका मुंडी उधर की तरफ थी, फिर दिल में दर्द होता, अरे यार देखा नहीं, चल 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 उस कॉरिडोर से घूम के आते हैं। करते हो ना स्कूल के अंदर, बस वैसे ही हम भी यहाँ भगेंगे एलिमेंट के पीछे और देखेंगे क्या वेरिएशन होता है, क्या इसकी दाल गलती है, क्या इसकी दाल नहीं गलती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ चलते हो, चालू करते हैं सर अपना खेल जल्दी 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 जल्दी। हुआ? चल सर ये लीजिए, अब बात करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की जो रेस लग गई थी कि कौन लेके आएगा पीरियोडिक टेबल, उसमें हम बात करने वाले हैं। सर देखिए, इन 1800 ओनली 31 एलिमेंट्स वर नोन, लेकिन 1865 तक द नंबर ऑफ आइडेंटिफाई एलिमेंट हैड मोर देन डबल टू 63, सीधे डबल हो गए थे। 31 से कितने हो गए थे? 63। अब एलिमेंट बढ़ते जा रहे थे, तो लोग बात कह रहे थे यार पहले 2-4 एलिमेंट थे, सर रख दो ना यार, क्या ही टेबल बनाओगे। लेकिन जब पब्लिक बढ़ती है तो सर क्लासेस को बांटना जरूरी है। अब आपकी कोचिंग में अगर मान लो 4 बच्चे हैं, एक 12th का, एक 10th का, एक 9th का और एक 7th का, तो उसके लिए क्या अलग अलग क्लास लगाओगे? क्या 4 टीचर आएंगे? नहीं, उनको साथ बैठ के बिठा देंगे। लेकिन अगर 40-50 बच्चे हो गए तो फिर आपकी कोचिंग में क्या करते हैं, 10th की क्लास अलग लगेगी, 11th की क्लास अलग लगेगी, 12th की क्लास अलग लगेगी और आपकी 9th की क्लास अलग लगेगी। यही स्कूल में भी होता है, यही स्कूल में भी होता है। तो बस यही बात हो रही थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे थे। तो बात ये हो रही थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया। एलिमेंट को क्लासिफाई क्यों किया जाता है? क्योंकि सिस्टमैटिक स्टडी हो सके। अपनी अपनी को देख लो, मतलब अपने अपने एलिमेंट्स को देख लो कि किस जगह पे रखे गए। ठीक है, गलत नहीं जाने का, बिल्कुल भी गलत नहीं जाने का। मैं बहुत शरीफ आदमी, मैं पढ़ाई पे ध्यान देने का। ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। कौन आया था सबसे पहले? सबसे पहला साइंटिस्ट कौन आया था जो ये काम करने वाला था? बहुत बढ़िया साइंटिस्ट था, उसका नाम था सर डोबेरियन ट्राइट्स। क्या था? डोबेरियर ट्राइट्स। अब सर ये साइंटिस्ट सबसे पहले आया 1829। एक बात बताऊंगा, आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए पहला व्यक्ति कौन था? डोबेरियन ट्राइट्स। इसके अंदर एक वर्ड था, इसके अंदर नहीं था, इसके नाम के आगे एक वर्ड लगा हुआ है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये देखिए, दिखा क्या नहीं दिखा? ट्राइड्स। ट्राइड्स का क्या मतलब होता, कोई बताएगा? सर जी ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। क्या था सर? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। काय पोचे? 3 इडियट्स, बस वैसे ये 3 थे। ठीक है, कौन कौन थे? राजू, फरहान और रेंचो। बस ऐसी काय पोचे में 3 नहीं थे, ऐसे यहां भी 3 थे। 3 इडियट्स बोल सकते हो आप, ग्रुप ऑफ 3, और ये बोल सकते हो ग्रुप ऑफ 3 इडियट्स। ऐसा 3 लफंगों को इनने साथ में रखना चालू किया। इनने कहा ये लफंगे तीनों दोस्त हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? सेम होगी। सुबह लेट उठेंगे, क्लास बंक करेंगे, क्लास में टीचर को पढ़ाने नहीं देंगे, रात में खुद पढ़ लेंगे और पेपर में टॉप कर लेंगे। ये इनकी विशेषताएं थी। मतलब वो ये कह रहा था कि सर ये जो 3 एलिमेंट का मैंने ग्रुप बनाया है ना, इनको ट्राइड्स कहूंगा और इनकी विशेषताएं बताता हूं। पहली बात तो तीनों की भैया प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? सेम होंगी। तीनों की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी सर? प्रॉपर्टीज सेम होंगी। दूसरी बात, सर ये जो 3 होंगे, जैसे लेट सपोज मैं लिख देता हूं x y z, तो इनने ये कहा सर, बहुत इंपॉर्टेंट समझेंगे, इसका एटॉमिक मास, इन दोनों का जब आप क्या लोगे? एवरेज लोगे,
क्या लोगे सर, एवरेज लोगे तो वो किसका एटॉमिक मास आ जाएगा, Y का। किसका एटॉमिक मास आ जाएगा सर, Y का। किसका, Y का। यही बात हुई इनसे और इनने ट्राइड्स बनाने चालू करे, 3-3 की जुगलबंदियां चालू करी। सबसे पहली जो जुगलबंदी इनने बनाई वो बनाई लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये पहला ट्राइड तैयार किया इनने, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दूसरा ट्राइड क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये दूसरा ट्राइड तैयार किया। तीसरा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये तीसरा ट्राइड था। ये पहला ट्राइड, ये दूसरा ट्राइड और ये तीसरा ट्राइड। और उन्होंने कहा तीनों की, इन तीनों की प्रॉपर्टीज सेम, इन तीनों की प्रॉपर्टीज सेम, इन तीनों की प्रॉपर्टीज सेम। और सर ये 100% सही था कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी। और दूसरी बात ये वाला भी फैक्टर सही था कि आप लिथियम का एटॉमिक मास और पोटेशियम का एटॉमिक मास का अगर मीन निकालोगे तो वो किसका मास आ जाएगा, सोडियम का। अगर आप क्लोरीन का और आयोडीन का एटॉमिक मास का एवरेज निकालोगे तो किसका आ जाएगा, ब्रोमीन का। अगर आप कैल्शियम और बेरियम का मीन निकालोगे तो किसका आ जाएगा, स्ट्रोंशियम का। किसका आ जाएगा सर, स्ट्रोंशियम का। और मजे से आप आगे बढ़ जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो मैंने कहा भैया बाबू काम तो सही कह रहा है, काम तो सही कह रहा है, थोड़ा पढ़ तो ले। क्या बोला भैया, बात कर लेते यार, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलो, क्लासिफाई एलिमेंट इन ग्रुप्स ऑफ 3 अकॉर्डिंग टू डोबेरियन। द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड। किसका मीन होगा, फर्स्ट और थर्ड का। अरे अभी मैं और क्लियर करूंगा, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। द क्राइटेरिया इज फॉर क्लासिफिकेशन इज एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट से ही क्लासिफाई किया हुआ था, सबने एटॉमिक वेट से ही करेंगे। ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ ट्राइड्स। क्या कहा गया इसको, लॉ ऑफ ट्राइड्स। इतनी जानने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए इनको ट्राइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइड्स। एक बार स्क्रीनशॉट मारेंगे, जल्दी 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 जल्दी। 3 उंगली तो फेरनी है यार, फटाक से 3 उंगली फेर दो, काम खत्म, टेंशन की बात है ही नहीं, बिल्कुल आसान। चलो 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 हो गया। चलो ये देखिए 3 यही थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब आ जाओ, देखो सर बिल्कुल बात सही करने वाले हैं, आ जाइए आ जाइए। सर देखिए ये इनके एटॉमिक मास दिए हुए, क्या दिया एटॉमिक मास, लिथियम का एटॉमिक मास 7, पोटेशियम का 39, इन्हीं का मीन लेना है। आओ 39 + 7, ए मैथमेटिक्स सबको आती है, डिवाइडेड बाय 2, 7 और 9, 9 10। अरे सर क्या कर रहे हो यार, सर बेइज्जती करवा रहे हो सर जी, हमको आता है। कितना आता है, 23 आते हैं। और 23 इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम है। ये देखो सोडियम का एटॉमिक मास आ गया सर, सोडियम का एटॉमिक मास। देखो सही किया कि नहीं किया, इन दोनों का मीन लिया, किसका आ गया, 23 आ गया। चलो आगे चलते आगे चलते आगे चलते, आ जाओ सर जी। किसका, कैल्शियम का 40। और कौन है आखिरी, ये देखो जरा, इधर क्या लिखा है, बेरियम। और इधर क्या लिख दिया है, इधर क्या लिख दिया, बेन। सर इसको थोड़ा सही कर लेंगे, ठीक है, क्या है, बेरियम। और बेरियम का कितना है, 137, डिवाइडेड बाय सर जी 2, डिवाइडेड बाय सर जी 2 करके देखो, आ जाओ सर जी। 7 तो एज इट इज आएगा, 3 भी एज इट इज आएगा, और 4, अरे यार क्या कर दिया अपन ने भाई, भूल गए क्या करना। हाँ क्या कर रहा हूं भाई, कहोगे अरे सर प्लस भी नहीं आता आपको, तो यार आपको तो प्लस भी नहीं आ रहा है यार, मैं क्या करूं। मैंने कहा ठीक है यार भाई, कोई बात नहीं, होता है होता है, सब पता है मेरे को कहां होता है प्लस, ठीक है, टेंशन मत लो तुम, सब पता है मेरे को, सब पता है। कितना आएगा, 177। तुम लोग तो बोलते भी नहीं हो भाई, मैं तो कम से कम बोल भी देता हूं कि भाई करो, कम से कम गलती तो होगी ज्यादा से ज्यादा। सर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, कितना आने वाला है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। सर देखिए 88.5 क्या है सर, बेटा थोड़ी देर ऊपर चले यार, परेशान कर रहा है। 88.5 मतलब सर ये देखिए, और सर इसका बीच का देखिए, लगभग सेम, लगभग सेम 0.5 चल जाएगा सर। तो ये देखिए जैसे ही मैंने इसका और इसका मीन निकाला, किसका आ गया, सेंटर वाले का। किसका आ गया, सेंटर वाले का। ऐसी सेम यहां भी करना, क्लोरीन के मास और ये लास्ट वाला कौन है, आयोडीन का मास, इनका जैसे मीन निकालोगे लगभग 80 के पास आपको मिल जाएगा। मतलब सर इसकी जो बातें थी, 2 बातें इंपॉर्टेंट थी। इसने कहा था जो ट्राइड्स हैं
जो ट्राइड्स हैं उनमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है। सर आपको मैं ये बता देता हूं, एक बात समझो, ये जो तीनों ट्राइड है ना, आज पीरियोडिक टेबल में जाके देखना, इसके नीचे ये है, 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 सब जमे हुए हैं। अभी दिखाऊंगा आपको आगे। मतलब ये बिल्कुल सही था कि सर इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, सेम होती है ट्राइड्स के अंदर। दूसरी बात कि अगर आप फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट का जैसे ही आप मीन लेंगे आपको सेकंड एलिमेंट का मास मिल जाएगा। ये दोनों प्रॉपर्टी 101% क्या थी, सही हो रही थी इन तीनों केसेस पे। फिर ऐसा क्या हुआ सर कि कुछ घटनाएं घट गई, उनने बढ़िया ये तीनों बनाया, मार्केट में रखा, एकदम कॉलर ऊपर करके आया था, ये डोवेरियन, उसने कहा सर ट्राइड्स होंगे। तो फिर मार्केट में खड़ा हुआ साइंटिस्ट का तो काम था गर्दन तोड़ देंगे। अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा था, एक दूसरे के पीछे लड़ मरे थे। तो एक और आया, कहता है चचा, तो ये डोबेरियन साहब बोले हाँ बोले सर। तो कहता है दिक्कत है एक। मैंने कहा क्या? कहता है आपने तो 3 ही बनाए, एलिमेंट तो कई सारे हैं, 30-35 एलिमेंट है, 3 3 3 9 हो गए, और बाकी किधर है? तो भैया चचा एकदम थोड़ा सा मुंडी नीचे हो गई। कहते हैं यार बाकी जम नहीं पा रहे, कोशिश में पूरी कर रहा हूं, कर रहा हूं। इसके बाद यहां पर ये फंस गए थे। मतलब उनने ट्राइड्स के फॉर्म में सिर्फ 3 पेयर जमाए, 1-2 पेयर और जमाए होंगे, लेकिन इतना एविडेंस नहीं है, 3 तो कंफर्म थे। उसके बाद वहां पर फिर उसका मुंह नीचे हो गया, और यही उसका ड्रॉबैक बन गया कि वो सारे एलिमेंट्स को ट्राइड्स के फॉर्म में नहीं जमा पाए, इसीलिए इस थ्योरी को यहीं पर क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया कि डोबेरियन साहब आप जाइए और जरा हिमालय पे जाके आप तपस्या करिए, आपका समय हो गया है खत्म, आपका काम हो चुका है खत्म, आपने जो चीज करी हमने उसको एनसीईआरटी में लिख दिया है, अब उसके बाद कोई और शेर आएगा और तूफान मचाएगा। हमने कहा ठीक है, बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। डोबेरियन साहब भी बोले कि ठीक है यार, थोड़ा बहुत तो क्रेडिट दे दो। उन्होंने कहा बिल्कुल क्रेडिट है, आप ही पहले व्यक्ति हैं जिनने पीरियोडिक टेबल को बनाने की, क्या कहते हैं वो, उस पीरियोडिक टेबल को बनाने की जंतोजहद करी, कि आपने कोशिश करी मैं बनाएगा, इनकलाब जिंदाबाद, चालू हो गए। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस मान गए वो बहुत बढ़िया तरीके से। हमने कहा अच्छी बात है, ठीक है। फिर इनका कार्यकाल यहीं पर खत्म, इनका काम खत्म। अब आएगा कोई दूसरा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आएगा कोई हमारा दूसरा दोस्त, कोई दूसरा जिगरी यार आ गया सर, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। कौन आया? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव 1865। सर ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं तो कहता हूं भैया, इसका एक वर्ड मेरे को पसंद आ गया था, ऑक्टेव। अगर आपको याद हो तो 2nd चैप्टर में या 4th चैप्टर में एक वर्ड है ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8, ऑक्टेव मतलब भी 8। ये अब भैया ये बहुत बढ़िया बाथरूम सिंगर थे, 1 नंबर। बोले तो रापचिक, मैं भी ऐसी गाता रहता हूं भाई, अच्छा से नहीं गा पाता हूं लेकिन फिर भी। तो ये भी बढ़िया रापचिक सिंगर थे, और ये म्यूजिकल नोट सुन रहे थे अपने, वाह, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर सा, ऐसा सुन रहे थे। फिर गाते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। फिर कहते हैं यार ये बार बार सा आ रही है, पहले फर्स्ट पे सा आया, फिर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कुछ नहीं आया, फिर 8th पे सा आ गया। कहां पर आ गया? 8th पे सा आ गया। ST नहीं होगा ना? अरे यार भाई, यार ये धोखा देता है ना, मेरे को गुस्सा आ जाती है। आप लोग जानते हो गुस्सा बेकार है मेरा। 8th पे सा आ गया, तो भैया अब उन्होंने कहा यार ये क्या हो रहा है। अब उनने तुक्का लगाया। वो कहते हैं ना, एक बार लगा तो तुक्का, बार बार लगे तो हुक्म का इक्का, लेकिन बार बार नहीं लगाता, एक ही बार लगा था। उनने दे दिया, उनने कहा भैया मेरा एक प्रूफ है। मैंने कहा क्या? कहता है सारे गामा में जैसे सा आता है पहले पे,
फिर 8वें पे आता है सा, तो ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में भी होगा। मैंने कहा क्या कहना चाह रहे हो? कहता है सर आप एलिमेंट को जमाइए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में। उनने किस में जमाया एलिमेंट्स को? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे। कहां पर जमाया बेटा? एटॉमिक वेट पे। एटॉमिक वेट के बिहाफ पे उन्होंने एलिमेंट्स को जमा दिया। फिर उन्होंने ये बोला सर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो 8th एलिमेंट होगा उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू 8th एलिमेंट इन देयर प्रॉपर्टीज। बात समझ पा रहे क्या कहना चाह रहा था? कि भैया फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? सिमिलर होंगी। भैया एविडेंस मांगा गया तो उनने एविडेंस क्या रखा? सारे गामा पाधा निसा। भैया कुछ लोग तो निकालने वाले थे, क्या आप समझ गए होंगे? बहुत जम से कह रहे थे भैया ये कौन सा एविडेंस है कि फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी, फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो रही है। आपने बोला सेम हो रही है और आपका तुक्का बैठ गया, इनका तुक्का बैठ गया। सर अगर देखिए इनका तुक्का बैठ गया, अगर उनने यहां पर लिथियम को माना तो उसके नीचे सोडियम आ गया, फिर 8th वाले पे क्या आ गया? पोटेशियम आ गया, और तीनों की प्रॉपर्टी सेम थी। ये ट्राइड्स ने बता दिया था। ये किसने बता दिया था? ट्राइड्स ने बता दिया था। लेकिन ये सारे एलिमेंट्स को नहीं जमा पाए, ये जमा पाए सिर्फ 20 एलिमेंट्स तक। कहां तक सर? 20 एलिमेंट, मतलब अप टू कैल्शियम तक जमा दिया, उसके बाद फैल गए। उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं हो रही फर्स्ट और 8th की। तो भैया मार्केट में आए, कॉलर ऊंची करके तो आए थे, कहते डॉबेरियन क्या जमाएगा? 3 ट्राइड बना के भग गया, मैं बताता हूं। तो सब लोगों ने पूछा हाँ बताइए। उन्होंने कहा पहले एक काम करो। सब लोगों ने बोला क्या करना है सर? क्योंकि अब भाई स्टेज पे कोई खड़ा होता है तो पूरा एकदम फोकस भाई पे ही रहता है, तो कोई इतना तेज नहीं चलता है। अभी तेज चलेंगे 10 मिनट बाद। लेकिन तो सबने पूछा हाँ सर क्या करें? तो इनने कहा सर सारे एलिमेंट को पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में जमा रहा हूं मैं। तो सबने बोला जी सर बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, जमाइए। इनने जमाया। जमाने के बाद इनने बोला कि जो पहला एलिमेंट होगा, क्या होगा? जो पहला एलिमेंट होगा और उसके बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा, उन दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? सेम होंगी, सिमिलर होंगी। तो पहले तो उनने सुन लिया है ना, क्योंकि पहले तो उसकी बात है, फिर ठीक है। फिर उसके बाद फिर से 8 एलिमेंट चेक करे तो फिर प्रॉपर्टी सिमिलर हो गई। लेकिन उनने टेबल बनाया 20 तक। कितना बनाया? 20 तक। मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी फर्स्ट और 8 की, वो कहां तक हो रही थी? 20 तक, कैल्शियम तक। अब ये भी जानते थे कोई तो पकड़ेगा, इनने अपना ये टेबल दे दिया और बात खत्म हो गई और रुक गए। इतने में मार्केट से फिर एक हाथ उठा, कहता चचा तो यार न्यूलैंड साहब डर गए। कहते यार यही वो था यार जिसने डोबेनियन को उड़ा दिया, अब क्या मेरी बारी है? और वो कहते हैं ना डर बहुत बेकार चीज है, घेर लिया। ये कपकपाने लगे थोड़ा बहुत, और जैसे उसने चचा नाम लिया उसने कहा भैया अब तो चचा का नंबर आ गया है। तो फिर क्या बोले? तो उन्होंने बोला सर वेरी गुड, आपने काम बहुत सही किया है, हमें एविडेंस दे दो फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट के बीच में प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों हो रही है। अब भैया चुप, सारे गाँव थोड़ी बताएंगे कि भैया मैं बाथरूम में गा रहा था तो उससे मेरे को मिला और मैंने दे दिया। ऑल्दो हमने अपने आर्टिकल में तो निकाल दिया था, लेकिन फिर भी फंस गए। फिर हमने कहा यार ठीक है यार क्या करा जाए। तो पहला उनका ड्रॉबैक आया कि सर फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम तो हो रही है, लेकिन क्यों? खाना क्यों खाते हो? पेट भरने के लिए। प्रॉपर्टी रिपीट क्यों हो रही है? किसके लिए? एविडेंस कहां है? भैया चुपचाप नीचे मुंडी करके खड़े थे। उनने कहा चलो यार धल लिया इसने। इतने में बगल से एक और खड़ा हुआ, कहता मेरी बारी। तो ये कहता लो फिर ये भी डुबाएगा। कहता सर आपने तो एलिमेंट 20 तक ही जमाया, एलिमेंट तो बहुत सारे डिस्कवर हो गए, 1865 की बात है, लगभग 60 आ गए, बाकी 40 का क्या? आपकी प्रॉपर्टी कहां फेल हो गई? 1 और 8 वाली। तो फिर नीचे मुंडी कर ली। अब क्या करते? तो फिर सब लोग ने बोला सर हो गया आपका भी टाइम, निकल लो जल्दी निकल लो। तो पॉइंट समझ में आया क्या बोला मैंने? सर ये थ्योरी आई न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की, न्यूजीलैंड बोल रहा था मैं।
न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसका एक ही मुद्दा था 8। इसने तो पहले सारे एलिमेंट्स को जमाया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में, और फिर इसने बोला सर कि पहले एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। किसके तरीके से, सारे गा मा पा धा नी सा सा सा, वैसे। बस इनका ड्रॉबैक ये हुआ कि सारे एलिमेंट्स को नहीं जमा पाए, अप टू 20 तक ये जो इनका रिपीटेशन चल रहा था प्रॉपर्टीज का वो अच्छा रहा, उसके बाद फैल गए। और दूसरा वो ये ना बता पाए कि ये रिपीटेशन किस वजह से हो रहा था, क्या इसके पीछे दिक्कतें थी, और उसके बाद फिर इनका काम निपट गया। ठीक है, 20 के बाद हमारे आ जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनमें ये प्रॉपर्टीज काम नहीं कर रही थी। तो हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो एक बार पढ़ लेते भैया, हमारे साहब ने क्या लिखा है। He arrange element in order of their increasing atomic masses, यही तो मैंने बोला था, यही तो मैंने बोला था। And the properties of every 8 elements were similar to first element like musical scale. This is known as law of octave. इसी को उन्होंने नाम दिया था law of octave, कि every 8 element के बाद properties क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही है। During this time noble gas were not discovered. noble gas नहीं आई थी, अपना ग्रुप 18 बाद में आएगा। This rule is only valid up to calcium, because after calcium D block elements present and properties varies. D block elements में ये वाला फंडा नहीं लग रहा था, तो हमने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये थे हमारे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, बहुत बढ़िया से जिनका काम हो गया था। सेकंड नंबर की उपाधि इनको मिल गई कि इनने भी पीरियोडिक टेबल में योगदान किया है, और इसके बाद इनका भी जाने का समय हो गया। ये भी कहां पहुंच गए, हिमालय पे। चलो चच्चा निकलो, है ना, अच्छी बात है, अपन ने उनको बोला, लेकिन बाद में ये भी जरूरी था कोई तीसरा तो आए, तीसरे को घेरेंगे अपन, है ना, घेरते तो रहेंगे, काम तो अपना यही मजेदार है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे की तरफ चलते, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए इनका थोड़ा टेबल भी देख लेते हैं, इनने किस तरीके से थोड़ा तैयार किया था। ये देखिए सर, पहले तो इन्हें एटॉमिक नंबर के हिसाब से जमाया सारी चीजों को, कि एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। देखिए लिथियम से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में, सॉरी एटॉमिक मासेस में जमा दिया। उसके बाद ध्यान से देखिए सर, लिथियम के बाद कौन आ रहा है, सीधे सोडियम। तो उसने कहा एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होगी। सोडियम के बाद कौन आया सर, पोटेशियम, इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम। और ये बात फैक्ट है सर, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। ऐसी बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। बोरॉन और एल्यूमिनियम की, कार्बन और सिलिकॉन की, नाइट्रोजन और फास्फोरस की, ऑक्सीजन और सल्फर की, फ्लोरीन और क्लोरीन की, इन सब की प्रॉपर्टी सेम हो रही थी। मतलब 20 तक तो उनको कोई टच करने वाला नहीं था, अप टू कैल्शियम तक, अप टू कैल्शियम तक भाई का काम चल रहा था बहुत तगड़ा। बस इसलिए तो 2 ड्रॉबैक में फंसा कि आगे क्यों नहीं बनाए, आगे क्यों रिपीट नहीं हो रही, और रिपीट क्यों हो रही है, बस ये ड्रॉबैक में फंसा, बाकी कुछ नहीं फंसा। अगर वो आगे के और जमा देता और अगर प्रॉपर्टी रिपीट हो जाती है तो एक ड्रॉबैक हट जाता, और वो ये बता देता कि 8 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों हो रही है, तो भैया 101% वो जीत जाता। बस यहां पर ये 2 ड्रॉबैक के चक्कर में भाई को घेर लिया गया, इधर पे भाई को घेर लिया गया। मैंने कहा ठीक है यार, अब भाई घेरे गए तो घेरे गए, अब आगे देखते हैं जो होता है। तो आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं तीसरा कौन था, तीसरा कौन था। चलो, राइट, लॉथर मेयर कर्व। सर अभी तक जो 2 पढ़ाए उनके कंपैरिजन में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनका इतना कोई वो नहीं था यार। इनने सिर्फ एक कर्व बनाया, बाकी कुछ नहीं, बाकी इनने कोई भी बात नहीं करी, बस एक कर्व दे दिया। तो हमने कहा ठीक है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉथर मेयर कर्व 1869 में दिया था, जब अपन को इनने दिया था ना 1865 और उनने दिया था 1869। इसी टाइम पे मेंडलीव साहब भी आ गए थे। अपन को वो पढ़ना है, लेकिन इसको भी देखना है, हल्के में नहीं लेना है। इनने किसके बीच में कर्व बनाया, इनने 2 लोगों के बीच में सर, एटॉमिक वेट और कुछ आपकी प्रॉपर्टीज, एटॉमिक वॉल्यूम प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज जो होती है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल दो आप, उनके बीच में, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम, इनके बीच में इन्हें कर्व तैयार किया। किस किस के बीच में, इसके और इसके बीच में, ठीक है, और दोनों के बीच में कर्व तैयार किया, उसी को बोला गया लॉथर मेयर कर्व। क्या कहा गया, लॉथर मेयर कर्व। आइए जरा क्या बोलता है, ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वेट एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो, सच एज
एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑब्जर्व रिपीटेड पैटर्न। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमने भी कहा देखते हैं सर क्या होता है, हमने भी कहा देखते हैं क्या होता है। अभी इसको नहीं देखना है, अभी पहले ग्राफ देखेंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट बाद में लेंगे, बाद में लेंगे। अब आ जाओ ग्राफ। इस तरीके का ग्राफ था इसका, दिख रहा है ये नारन 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 ना, ऐसे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। पहले फोकस करिए सबसे ऊपर वाले पॉइंट को। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे कि आप जानते हो आज, उनको कहते हैं ग्रुप 1। क्या कहते हैं अपन उनको? ग्रुप 1। तब ग्रुप 1 आया नहीं था, लेकिन मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूं। उसमें आता है जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, हलीना की रफ से फरियाद, वो सब आते हैं इसके अंदर। सर वो लोग टॉप ऑफ द कर्व पे थे। कहां पे थे? टॉप ऑफ द कर्व पे। ये देखिए, और सब में रिपीट हो रहा था। अगर लिथियम टॉप पे था तो सोडियम भी टॉप पे था, सोडियम टॉप पे था तो पोटेशियम भी टॉप पे था, पोटेशियम टॉप पे था तो रुबेडियम भी टॉप पे था, रुबेडियम टॉप पे था तो सीजियम। उसने कहा सर ये सिमिलैरिटीज दिखा रहा है कि सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या दिखा रहे हैं इस कर्व में? टॉप पे दिखा रहे हैं। मतलब इनकी जो एटॉमिक वेट के साथ प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया जा रहा है, तो टॉप पोजीशन जो है वो किसको दी जा रही है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की। अब भैया कुछ लोग का डाउट ही आया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं, तो मैंने कहा मैं बताता हूं। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये लोग इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का लॉस। और जब भी कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉन को फेंक देता है, दरिया में फेंक देता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है सर? पॉजिटिव चार्ज। मतलब वो बनता है Na+, Na+ और K+। इनको कहते हैं अपन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जिनके ऊपर भी पॉजिटिव साइन आता है उनको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। कोई दिक्कत? तो ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स कहां पर थे? टॉप ऑफ द पोजीशन। कहां पर थे? टॉप ऑफ द पोजीशन। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कुछ बताओगे सर? और कुछ? पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। हुआ? चलो अब ध्यान से देखिए। सर 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 बेरिलियम दिख रहा है? सर मैग्नीशियम दिख रहा है? सर मैग्नीशियम के बाद ये कैल्शियम दिख रहा है, फिर ये स्ट्रोंशियम दिख रहा है, फिर ये बेरियम दिख रहा है। सर अगर आप ध्यान से देखो, जैसे ये कर्व नीचे उतर रहा है तो बेरिलियम मिला, यहां पर कर्व उतरा तो कौन मिला? मैग्नीशियम। यहां पर कर्व उतरा तो कैल्शियम, यहां पर कर्व उतरा तो स्ट्रोंशियम, यहां पर कर्व उतरा तो बेरियम। ये सारे एलिमेंट कहां पर मिले? जब कर्व नीचे की तरफ जा रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। कहां जा रहा है भैया? डिसेंडिंग ऑर्डर में जब कर्व जा रहा है तो आपको ये वाले एलिमेंट्स मिल रहे हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स मिल रहे हैं सर? सर जी आपको मिला बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, और लास्ट में आपको, सॉरी बेरियम पहले, स्ट्रोंशियम पहले। अब ये सब आपको पता चल जाएगा कौन पहले आता है कौन बाद में। स्ट्रोंशियम और फिर बेरियम, ये सब आपको कहां पर मिले? डिसेंडिंग ऑर्डर में, नीचे की तरफ। सर नीचे की तरफ, सर नीचे की तरफ। सर तो नीचे की तरफ क्यों मिले? और सर ये है कौन? मैंने कहा भैया ये कहलाते हैं सबके सब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या कहलाते हैं? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मैंने कहा अरे यार सर ये लेस लेस क्यों? अभी तो आपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव पढ़ाया। सर अभी जो पिछला पढ़ाया था ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो थे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करते थे, और उनके कंपैरिजन में ये थोड़े से कम है। ये बुड़बक आदमी है, देने से पहले सोचते यार मेरा चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, दूं क्या, दूं 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 दूं, चल दे देता हूं ऐसे। और सर वो थे ग्रुप 1, ये थे ग्रुप 2। अभी आगे चल के आप पढ़ोगे ये सारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं। बेटा मांगेकार सर बाप रोए, बेटा मांगेकार सर बाप रोए, ये थे। सर इनमें भी सिमिलैरिटी मिली। अगर बेरिलियम डिसेंडिंग ऑर्डर में मिला तो भैया मैग्नीशियम भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर कैल्शियम बोलता है मैं भी डिसेंडिंग में जाएगा, स्ट्रोंशियम बोलता है मैं भी जाएगा, और बेरियम बोलता है मैं तो चलेगा ही चलेगा। मतलब सब में सिमिलैरिटी क्या मिली कि ये सारे एलिमेंट्स कहां पर पाएगा भैया? डिसेंडिंग कर्व में। कहां पर मिले? डिसेंडिंग कर्व में, नीचे जाते हुए कर्व में। बात समझे? बात समझे कि नहीं समझे? पहला क्या आया?
टॉप वाली पोजीशन किसके पास है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सारे टॉप वाली। डिसेंडिंग वाली किसके पास है? लेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और क्या सर, और क्या आगे? एक और है एक और है, ध्यान से देखो, पिंकी पोंकी ले लें सर। अब चढ़ाई की बात करेंगे, ऊपर काय की बात करेंगे? चढ़ाई की। देखो चढ़ाई पे कौन मिल रहा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब समझे कौन मिला? देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब कहां मिल रहे हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कहां पर मिले सर? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कर्व में मिल रहे हैं। और सर सबके सब आप जानते हो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये सब के सब हाईली कैसे हैं सर? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब कोई ये पूछेगा सर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? तो भैया जो इलेक्ट्रॉन छुड़ा ले, ये किसी के सगे नहीं होते भैया। ये कहते हैं ला भाई इलेक्ट्रॉन ला, बात खत्म। तो ये सब इलेक्ट्रॉन छुड़ा लेते हैं, इनको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है इनको? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और सर सबके सब एक ही ग्रुप के। इन ग्रुप का नाम भी बता देता हूं। अभी कहोगे सर ये ग्रुप के नाम कहां से आ रहा है? अरे सब बताऊंगा। ग्रुप 17 मतलब सबके सब। चढ़ते में अगर फ्लोरीन मिला तो चढ़ते में क्लोरीन मिला, चढ़ते में ब्रोमीन और चढ़ते में ही आयोडीन। तो उसने ये बताया कि सर यहां पर 3 ग्रुप, यहां पर 3 तरीके के एलिमेंट्स पाए गए और वो तीनों तरीके सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं। अगर टॉप में सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। घटते में अगर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो सबके सब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और चढ़ते में अगर सबके सब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और साथ ही साथ बॉटम में ये नीचे यहां पर पाए गए सर मेटेलॉइड्स और ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स सारे कहां पर पाए गए भैया? नीचे नीचे नीचे। कहां पर? इस कर्व के बॉटम में पाए गए। जैसे कि एग्जांपल स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कॉपर, आयरन, ये सब कहां पर मिले? लोअर ऑफ द बॉटम। कहां पर? लोअर ऑफ द बॉटम ऑफ द कर्व। तो ये 4 तरीके की बातें किसने कही? लॉथर मेयर कर्व ने एक कर्व तैयार करा जो ये बातें उसको देखने को मिली। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर पीछे चल के देख के आते हैं जल्दी। हो गया? चलिए अब आ जाइए। ये वाला पॉइंट तो हो गया था। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सच एज अल्कली मेटल्स, ये बाद में नाम रखा जाएगा सर। सच एज अल्कली मेटल्स और ग्रुप 1 एलिमेंट्स ऑक्यूपाई द पीक ऑफ द कर्व। कर्व के पीक में थे, ये देखो, ठीक है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये बाद में नाम रखा जाएगा, ऑक्यूपाई द डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ कर्व। ये देखिए नीचे वाली डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ कर्व। थर्ड, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हेलोजेंस और ग्रुप 17 एलिमेंट्स ऑक्यूपाई असेंडिंग पोजीशन ऑफ कर्व। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए। देखिए फ्लोरीन ऊपर, क्लोरीन ऊपर, ब्रोमीन ऊपर और आयोडीन भी ऊपर। मेटल्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स अकाउंट ऑक्यूपाई बॉटम ऑफ द कर्व। कहां पर सर? बॉटम ऑफ द कर्व। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट उस कर्व से हमें पता चले। कौन से कर्व से? किसका कर्व था भाई? किसका कर्व था? लॉथर मेयर कर्व। किसका था सर? लॉथर, अरे ए है, मेयर कर्व। इससे ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले जो अपन ने उस कर्व से निकाले और वो आपके सामने दे दिए। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। मैंने वैसे आपको बोला है कि अभी तक जितना पढ़ा उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे वीक टॉपिक है। वीक टॉपिक मतलब यहां से पूछने के चांसेस सबसे कम है, यहां से पूछने के चांसेस सबसे कम है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत? ठीक है, फटाफट देख लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आते हैं आखिरी लपकदार टॉपिक। चलिए सर, हो गया नोट डाउन? कोई दिक्कत तो नहीं? मजा आया क्या नहीं आया?
तो लोथर-मेयर कर्व यहां पर होता है समाप्त। ये लीजिए आगे वाला, फटाफट कर दीजिए। हुआ क्या नहीं हुआ, हुआ क्या नहीं हुआ। चलो ये भाई साहब को नीचे कर लें, बहुत देर से ऊपर थे यार, बेचारे परेशान हो रहे थे। टेरेन टेरेन, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे की तरफ बात करने वाले हैं सर, और अब आते हैं, प्रेजेंट करता हूं आपके सामने मेंडलीव साहब। सर यहां से कहानी होती है दमदार। ये वो शख्स था जिसने नींव रख दी थी पीरियोडिक टेबल की मार्केट में। मैं अगर बोलूं तो सबसे पहले जिसने सबसे बढ़िया टेबल मार्केट में लेके आया था वो यही था, मेरा फेवरेट मेंडलीव। इसको पिंकी पोंकी कलर से पैक करेंगे। ये मेंडलीव, इसने कहा सर मैं बनाएगा टेबल, मैं बनाएगा टेबल। सब लोग ने भी बोला भाई नाम बढ़िया था मेंडलीव साहब का, और काम भी बहुत तगड़ा कर रहे थे, तो ये करके लेके आए। इन्होंने कहा भैया मैं तैयार करेगा। तो मेंडलीव साहब का जो टेबल था, किसका, मेंडलीव साहब का, मेंडलीव साहब का जो टेबल था वो एक लॉ पे बेस्ड था। एक लॉ था सर, उस पे बेस्ड था। उसको कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। क्या था, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। उसने ये बनाया था। क्या बनाया था सर, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं ना। तो भैया मेंडलीव साहब ने एक पीरियोडिक टेबल तैयार किया, और उन्होंने बोला भैया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उस पे किस पे बेस्ड था, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पे। अब मैंने कहा यार बहुत बढ़िया बात कह रहा है, बात तो बहुत सही कह रहा है वो। क्या बात कह रहा है, मजा आ गया मेरे को बात सुन के। क्या मजा आ गया सर जी, क्योंकि उसने एक लॉ दिया था। अब वो लॉ में क्या था, उसने कहा दुनिया जहां के सारे एलिमेंट, दुनिया जहां के सारे एलिमेंट, उन सबकी प्रॉपर्टीज, उन सबकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी उसके एटॉमिक मासेस पे। किस पे डिपेंड करेंगी सर, एटॉमिक मासेस पे। मैं अगर बोलूं ना, बहुत दिल में दुख होता है मेरे को ये नाम सुन के। अगर भाई ने यहां पर एटॉमिक नंबर लिख दिया होता तो आज भी भाई का ये टेबल चल रहा होता। बस उसकी गलती ये थी, उसने किस बिहाफ पे जमा दिया, एटॉमिक मास के नाम पे। आ जाइए, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट जो है उसकी डिपेंडेंसी किस पे है, एटॉमिक मासेस पे। किस पे है सर, एटॉमिक मासेस पे। मैंने कहा ठीक है सर, दिक्कत की बात। फिर इन्होंने ये बोला, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल रोज। क्या बोला, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल रोज। इनने क्या करा, इनने पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया। उनने कहा जो भी एलिमेंट ऐसे में जमे हैं, इस वाले में, इसको अपन कहेंगे पीरियड्स। इसको हॉरिजॉन्टल भी कहा जाता है, इसको कहेंगे अपन पीरियड्स। और जो एलिमेंट ऐसे में जमे हैं इनको कहा जाता है ग्रुप्स। क्या कहा जाता है, ग्रुप्स। इसको कहते हैं पीरियड्स, इसको कहते हैं ग्रुप्स। इसको कहते हैं वर्टिकल कॉलम, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। अब यही बोला, ही अरेंज द एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल रोज। और हॉरिजॉन्टल को इनने आगे जाके नाम दिया पीरियड्स, और वर्टिकल को आगे जाके नाम दिया इनने ग्रुप्स। कितना नाम दिया सर, ग्रुप्स। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 63 एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन थे। कितने एलिमेंट्स नोन थे सर, 63 एलिमेंट्स, 63। आगे फिर क्या हुआ, जब 8th ग्रुप की बात करी, देखिए सर, द पीरियोडिक टेबल 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स वर प्रेजेंट। जो 8th ग्रुप था, कौन सा 8th ग्रुप, उसको उनने 9 एलिमेंट्स को किया 3 रोज में डिवाइड। अभी मैं आगे बताऊंगा क्या करा उनने। 9 एलिमेंट्स थे जिनने उनको 3 रोज में डिवाइड करा। किसमें करा सर, 3 रोज में, ठीक है। लेफ्ट द स्पेसेस फ्रॉम अननोन एलिमेंट्स। बहुत सारा काम किया था सर, बहुत सारा काम किया था। जैसे ही मेंडलीव ने एटॉमिक मासेस के ब्याह पे सबको जमाया, सारे एलिमेंट्स जमने लगे। अब इसके पोस्टुलेट्स आने लगे। सर इसने प्रिडिक्शन करे नए एलिमेंट्स का। किसका प्रिडिक्शन करा सर, नए एलिमेंट का। कैसे करा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बताता हूं। चलो
सर एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे इसको कोई एलिमेंट नहीं मिल रहे थे रखने के लिए, तो इसने वहां पर खाली जगह छोड़ दी ऐसे, और उसने कहा सर इन फ्यूचर एलिमेंट्स आएंगे। भविष्यवाणी कर दी भाई ने, कह दिया आएगा मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। और उन करण अर्जुन का नाम यहां पे करण अर्जुन नहीं था, यहां पर उसने नाम रखा इसका एका एल्यूमिनियम, और इधर का रखा एका सिलिकॉन। क्या रखा सर? एका सिलिकॉन। और उसने कहा जब भी यहां के एलिमेंट डिस्कवर होंगे उनको यहां पर रख देना, आपकी इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी। ये बोला भाई ने ये भाई ने बोला, और ये बात सबको माननी भी पड़ी। आगे जाके जर्मेनियम और गैलियम जैसे दो एलिमेंट्स मिले जो इधर पे आके फिट हुए। तो भाई का इंपॉर्टेंस देख रहे हो सर? भाई ने क्या करा? प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। गैलियम एंड जर्मेनियम वर नॉट नोन एट दैट टाइम। उस टाइम पे करण अर्जुन नहीं आए थे, लेकिन जैसे वो करण अर्जुन की मां नहीं बोलती मेरे करण अर्जुन आएंगे, वैसे ही मेंडलीव भी छाती रोकते हुए मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे जर्मेनियम और सिलिकॉन के भाई आगे चल के आएंगे। और आ गए सर, आ गए। वह नेम्ड एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। क्या हुआ सर? रिस्पेक्टिवली। ये चीजें देखने को मिली। तो ये थे कुछ पॉइंट्स किसके? मेंडलीव साहब के। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे की तरफ देखते हैं। चलो हो गया। तो सर ये कुछ फायदे थे जो इनने दिए थे, किसने? मेंडलीव साहब ने। तो एक और बात सुनेंगे, मेंडलीव साहब का पूरा जो पीरियोडिक टेबल बना वो एक बेस था किसके? एक लॉ पे। और वो लॉ क्या था? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, जो कहता था, समझाता था और समझता था। क्या समझाता था सर? क्या समझता था सर? कि किसी भी एलिमेंट की जो सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है उसके एटॉमिक वेट पे। हमने कहा बहुत शानदार, बहुत शानदार, जमाओ सबको एटॉमिक वेट पे। फिर इनने बोला सर एलिमेंट्स को मैंने क्लासिफाई किया है दो पार्ट में, मैं उसको रोज में जमाऊंगा और कॉलम्स में जमाऊंगा। कॉलम ये होता है, रोज ये होती है। तो जो रोज होती है उनको इनने नाम दिया पीरियड्स, और नीचे वाले को नाम दिया इनने ग्रुप्स। इनके टाइम पे ग्रुप 8 जो था भैया उसमें 9 एलिमेंट्स थे, उनने इसको डिवाइड किया हुआ। सर देखो गलतियां तो थी इनके में भी, अभी अपन बात करने वाले हैं थोड़ी देर बाद। फिर उसके बाद इनने क्या करा सर? प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स जैसे कि इनने क्या प्रिडिक्शन करा सर? वही एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन वाला करके। फिर इनने सर करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस भी करा है। क्या करा है? करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। सर जब ये एटॉमिक मास के हिसाब से जमा रहे थे तो किसी ने बेरिलियम का मास 13 बताया था। कितना बताया था बेरिलियम का मास? 13। बेरिलियम का मास किसी ने कितना बता के रखा था? 13। उनने का चांस ही नहीं है यार, क्योंकि इसके हिसाब से तो वो फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि सर कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। तो उसके बाद आ रहा था कौन? बेरिलियम। उनने कहा नहीं यार बेरिलियम इधर नहीं आ सकता, बेरिलियम इधर नहीं आ सकता, बेरिलियम तो पीछे आएगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी। तो उनने सर यहां पर किया करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। सर ये पॉइंट भी लिखेंगे, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, ये भी इनने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तब जाके उन्होंने बेरिलियम का मास 9 रखा और फिर उसके बाद वो चौथे नंबर पे आ गया था। तो भैया करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस भी करा। और इनने इतने सारे काम करने की वजह से एक इंपॉर्टेंट काम हुआ सर, एक इंपॉर्टेंट काम हुआ। क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ सर? समझा दो ना एक बार प्लीज सर, समझा दो ना सर जी। इंपॉर्टेंट काम ये हुआ कि इतनी चीजों के बाद हमें सबसे मेन सिस्टमैटिक स्टडी हो गई। क्या हो गई सर? सिस्टमैटिक स्टडी हो गई। किसकी? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की सिस्टमैटिक स्टडी हो गई और मजा आ गया जम के। और जम के अपना काम चालू हो गया कि हाँ तूफान तो मचेगा, तूफान तो मचेगा। तो ये सारे, एक तो ये इसका पोस्टुलेट्स था, पीरियड और ग्रुप्स में डिवाइड करने वाला पोस्टुलेट था, एक ये पोस्टुलेट था इंपॉर्टेंट, और एक ये था कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स हो गई। बहुत काम की चीजें थी सर ये जो इन्हें करी। हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं, अब आगे क्या? आगे क्या? अब सर एक और चीजें हुई। इनने थोड़ा सा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव से थोड़ा सा बेनिफिट उठाया। इनने क्या करा? देखो जरा एक बार देखो। एक बार देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है सर। इनने ये बोला, जैसे उसने क्या कहा था? एवरी 8th एलिमेंट। अरे यार ये नटराज की पेंसिल आ जाती ना, मजा नहीं आता है। एवरी 8th एलिमेंट
कि प्रॉपर्टीज सिमिलर हो रही थी। किसने बोला था भैया, किसने बोला था, किसने बोला था ये बताओ। ये बोला था हमारे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने। अब ये बोल रहा था कि अगर मैंने 8 लिखा तो मुझे घेर लेंगे ये लोग, कॉलर पकड़ लेंगे, बता बे 8 कैसे। अगर मैंने 10 लिखा तो फिर घेर लेंगे मेरे को, मैंने 12 लिखा तो फिर घेर लेंगे। तो इसने पता क्या लिखा, ये बहुत तेज था, इसने बोला प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड एट सर्टेन रेगुलर इंटरवल। अरे भैया दिल जीत गया था ये इस लाइन लिख के। उसने बोला ना 2 के बाद, ना 8 के बाद, ना 18 के बाद, भैया प्रॉपर्टीज रिपीट होती है एलिमेंट की एट सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद। किसके बाद सर, एट सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद। और ये जो प्रॉपर्टी का रिपीट होना होता है सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद, इसको एक नाम दिया इसने, पीरियोडिसिटी। क्या कहा सर, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एट एनी सर्टेन रेगुलर इंटरवल पे, उसी को अपन क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। तो भैया इसका किसी ने गर्दन नहीं पकड़ी कि बता बे 2 के बाद, 8 के बाद, 18 के बाद क्यों रिपीट होती, क्योंकि उसने क्या बोला, रेगुलर सर्टेन इंटरवल के बाद। लेकिन इसकी गर्दन ये पकड़ ली, फिर भी बचेगा कहां, फिर पकड़ ली, फिर एक हो गई, हाथ खड़ा किया, उसने कहा, उसने चचा नहीं बोला। क्यों नहीं बोला सर, बात यह है कि ये थोड़ा सा काफी अच्छा काम किया था। उन्होंने कहा सर एक डाउट है। इन्होंने कहा हाँ सर बताइए। उन्होंने कहा सर हम आपकी बात पूरी मान गए कि आपने कोई वर्डिंग नहीं करी कि 8 के बाद रिपीट होगी, 18 के बाद होगी, 32 के बाद होगी। आपने बोला सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद होगी, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर जो आपने ये पीरियोडिसिटी बताया है, इसका कॉज क्या है, क्यों रिपीट हो रहा है, कॉज तो बता दो, कारण तो बता दो। किस कारण से हम भैया दुनिया में आए, किसी ना किसी उद्देश्य को लेके। हर चीज दुनिया में होती है किसी ना किसी उद्देश्य को लेके, तो पीरियोडिसिटी होने का भी कुछ ना कुछ तो कारण होगा। बिना कारण के तो कोई चीज होती नहीं। ये बताओ, बिना कारण के आप लोग कॉरिडोर में घूमते भी नहीं हो, लंच में कहते चल उधर वाले कॉरिडोर घूम के आते हैं ना, क्यों घूमने जाते हैं मेरे को सब पता है ना, पॉइंट समझ रहे हो। तो बस वही मैं इधर कह रहा हूं कि पीरियोडिसिटी हुई, अच्छी बात है, लेकिन क्यों हुई ये बुरी बात है। बुरी बात ये नहीं है कि क्यों नहीं हुई, बुरी बात ये है क्योंकि वो बता नहीं पाए, ये बुरी बात है। तो सर पहला ड्रॉबैक उनका कि कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी को नहीं बता पाए, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी को नहीं बता पाए। सबसे पहला ड्रॉबैक किसका आया, मेंडलीव साहब का, कि भैया वो पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि पीरियोडिसिटी हो क्यों रही है, एट सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों हो रही है, इसका कारण नहीं दे पाए, इसका प्रमाण नहीं दे पाए, ये फंस गए वो। तो मैंने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, एक ही तो ड्रॉबैक है। फिर भैया एक एक करके हाथ उठने चालू हो गए, एक एक करके हाथ उठने चालू हो गए। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी, हो गया चलो। तो भैया पहला स्क्रीनशॉट हो गया। अब दूसरा सर, सेकंड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब उनने क्या करा सर, सर हाइड्रोजन को पहले ग्रुप में रख दिया। यह आपका पीरियोडिक टेबल है, ये देखो, उनने पीरियोडिक टेबल में यहां रख दिया हाइड्रोजन को। अब पता क्या हुआ, हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप 1 से भी मैच करती है और हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप 17 से भी मैच करती है। तो भैया जैसे ही उनने कहां रखा, 1 में, पब्लिक चालू हो गई, ए भाई 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 क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। उन्होंने कहा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। उन्होंने कहा 1 पे कैसे रख दिया। उन्होंने कहा सर उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। कहते हैं 17 की भी सिमिलर है। तो उन्होंने कहा 17 पे रख दूं, तो फिर कहते हैं 1 की भी सिमिलर है। तो कहते हैं चाहते क्या हो, आधा आधा तोड़ के रख दूं। उसने कहा भैया आपको प्रमाण देना पड़ेगा, आपने उसकी पोजीशन यहां पर डिसाइड करी है, तो एक्चुअल मीनिंग क्या है डिसाइड करने का। आप अगर ये बोलोगे इसकी प्रॉपर्टी इनसे सिमिलर है तो इसका क्या, इधर रखोगे तो इसका क्या, तो वो फंस गया। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन उसका सेकंड था सर, उसका सेकंड ड्रॉबैक था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है बात, क्लियर है बात, पक्का। जल्दी 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 नोट डाउन करो यार, डोंट यू, जल्दी
हो गया, चलो आगे की तरफ चलना है, हमें आगे बढ़ना है। चलो सर थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला तो और बढ़िया है सर, सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजेदार है। ठीक है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया सर। अब अभी तो और फंसेंगे ये, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि सर आइसोटोप्स के बारे में आप सबने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया सेकंड चैप्टर में। क्या होता है सर? सर जी सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। सर हाइड्रोजन के आइसोटोप जानते हो? मैंने कहा हाँ जानते हैं, बताओ जरा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होता है क्या नहीं? इनके मास नंबर बताइए सर। सर जी 1, सर जी 2, सर जी 3। सर जी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड था? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पे। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ किस पे बेस्ड था? एटॉमिक वेट पे। उनने कहा था सर हम एटॉमिक वेट के हिसाब से जमाएंगे। तो सर मान लो पहले वाले पे तो हाइड्रोजन 1 वाला रखा गया, दूसरे पे हाइड्रोजन 2 वाला रखा गया, और तीसरे पे हाइड्रोजन 3 वाला रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि सर आपने तो नापा है किसके हिसाब से? एटॉमिक वेट। जिसका एटॉमिक वेट बढ़ता जाएगा तो उनको पोजीशन आप देते जाओगे। तो सर हीलियम की जगह पे ये हाइड्रोजन रखा रहा था और लिथियम की जगह पे ये वाला हाइड्रोजन रखा रहा था। तो उनका दिमाग खराब हो गया, उन्होंने कहा ये हो क्या रहा है, आइसोटोप्स के बारे में मुझे बात ही नहीं करनी। क्योंकि सर आइसोटोप्स क्या कहता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। जैसे ही अभी लॉ आएगा किसका? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, वो बोलेगा एटॉमिक नंबर तीनों के तीनों एक ही हाइड्रोजन में समा जाएंगे। तो भैया आइसोटोप्स से वो फंस गए थे कि आइसोटोप्स को कहां रखूं, कैसे रखूं, क्योंकि तीनों आइसोटोप्स 3 जगह घेर रहे थे और 3 जगह वो दे नहीं सकते थे, क्योंकि हीलियम कहां जाएगा, लिथियम कहां जाएगा। तो सर वो फंस गए पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स में, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स में। ठीक है, फिर अगला, चलो इसको लिखो, इसको लिखो पहले। अभी मैं इसको सबको लिखवाऊंगा, वो तो मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूं पहले। अभी मैं ये सारे लिखवाऊंगा सर, टेंशन मत लो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। आई एम डोंट यू। चलो फिर आया एनामलस बिहेवियरिंग, एनामलस पेयरिंग ऑफ एलिमेंट्स। सर एनामलस का क्या मतलब होता है? सर एनामलस का मतलब होता है उजुड़ बुजुड़। उनने क्या करा सर? आगे पीछे रख दिया। उनने क्या करा? आगे पीछे रख दिया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनको कॉइनेज मेटल के साथ रख दिया। कौन से मेटल के साथ रख दिया सर? कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मेटल का मतलब समझते हो आप? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। मतलब कहीं कहीं जगह पे उनने क्या करा कि एलिमेंट्स को आगे पीछे रख दिया, क्योंकि सर किसी का मास ज्यादा होता है, किसी का मास कम होता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, अगर आप ध्यान से देखो तो सर आपने पढ़ा है आर्गन। आर्गन का मास होता है 40, और वही आपने पढ़ा हुआ है सर क्या? पोटेशियम। पोटेशियम इसके बाद आता है, कितना होता है? 19, और यहां पर 39। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो सर इसने तो मास के हिसाब से जमाया था, और अगर मास के हिसाब से जमाया था तो पोटेशियम को पीछे आना चाहिए, क्योंकि 39 कम होता है ना। तो सर पोटेशियम रखा गया पता है किसके अंदर? नोबल गैसेस के अंदर। मैंने कहा अरे बाबा, नोबल गैस में पोटेशियम को रख दिया। पोटेशियम इज द वेरी रिएक्टिव मेटल, और उसको कहां रख दिया? जो लुफ्त आदमी है। कहां पर है? लुफ्त आदमी है। और इसको कहां रख दिया? जहां पर सारे रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, मतलब ग्रुप 1 में। ये ग्रुप 1 में रखा गया और ये नोबल गैसेस के साथ रखा गया। तो ये दिक्कतें मास के चलते हो गई, जिसमें उसने डिसिमिलर एलिमेंट्स को अलग अलग सिमिलर एलिमेंट्स को अलग अलग कर दिया, और अलग अलग एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी अलग थी उनको क्या कर दिया? सेम जगह पे रख दिया। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा फंस गए थे। अभी मैं सबको दिखाने वाला हूं, आप टेंशन बिल्कुल ना लो, टेंशन बिल्कुल ना लो। ये था सर इनका पीरियोडिक टेबल, ये था इनका पीरियोडिक टेबल। देखिए बढ़िया तरीके से जमाया, दिख रहा है? अब रुबेडियम के नीचे देखो सिल्वर आ गया, ठीक है, इधर गोल्ड आ गया, कहीं भी कुछ भी रखा रहा था, कुछ भी। लेकिन फिर भी भाई ने पहला पीरियोडिक टेबल मार्केट में ले आया था। इसीलिए अगर मैं कहीं से बोलूं, कोई अगर बोलता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है, तो मेरे हिसाब से तो भैया मेंडलीव है। इसका काम काबिलियत तारीफ था। ये देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th और 8th को तो उनने 3-3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। आप समझ रहे हैं? 3-3 ग्रुप में डिवाइड कर मारा। अब क्या करोगे? तो ऐसे इनने इस पीरियोडिक टेबल को जमाया था। लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकते सर, पहला पीरियोडिक टेबल भाई ने अच्छे खासा दिया था, जिसपे अपन बात कर रहे थे और जिसपे अपन सारी चीजों को देख रहे थे। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं थी। क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कहोगे सर कहां ही बनाएंगे ये, मैंने कहा लेकिन फिर भी ले लो यार, भाई की मेहनत है।
अब आ जाओ सर, डिफेक्ट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पहले तो मैंने आपको कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी बताया था, वो लिख लेना। दूसरा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स, ये तो फिक्स थी, फिक्स नहीं थी। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स बताया था क्या नहीं? द एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स डिफर, सो दे शुड नॉट हैव प्लेस इन डिफरेंट पोजीशन अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, बट इट इन पीरियोडिक टेबल देयर इज नो स्पेसेस फॉर आइसोटोप्स। क्योंकि अलग अलग जगह पे तो रख नहीं सकते थे, बाकी लोग कहां जाएंगे? तो भैया कहीं पर उसने जगह नहीं छोड़ी, किसके लिए? आइसोटोप्स के लिए। किसके लिए सर? आइसोटोप्स के लिए। फिर सम डिसिमिलर एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट को साथ में रख मारा, while some similar elements are placed in different groups, अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को प्लेस कर दिया टुगेदर विथ कॉइनेज मेटल सच एज कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। मतलब कॉइनेज मेटल मतलब जो रिएक्टिव नहीं है, और ये दुनिया के सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, उन दोनों को साथ में रख दिया। प्रॉपर्टी अलग अलग, एक चांद एक सूरज, और दोनों को साथ में बिठा दिया। क्या होगा सर? निपट जाएंगे, निपट जाएंगे, निपट जाएंगे। और लास्ट, इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वहां पर कोई जगह नहीं थी लेंथेनाइट्स के लिए और एक्टेनाइट्स के लिए। जो आज आप देखते हो ना एक पीरियोडिक टेबल में नीचे जगह दिखती है, ये जो दिखती है, ये लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स, इनके लिए कोई जगह नहीं थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। वो बेचारा इतना नहीं सोच पाया था। तो ये थे ड्रॉबैक्स। इसमें एक ड्रॉबैक और यूज कर लेना, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी नहीं बताया था, वो मूसले साहब बताएंगे, हेनरी मूसले साहब बताएंगे भैया कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, और बढ़िया तरीके से बताएंगे, मजा आ जाएगा, टेंशन की बात कोई भी नहीं है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। ये हो गए सर डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के पूरे डिफेक्ट्स हो गए चकाचक खत्म, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो नोट डाउन करो जल्दी। हुआ हुआ, हटा दूं? चलो एक बार ऐसे ले लो, नहीं तो आप बोलोगे सर गंदा गंदा कर देते हो, सर गंदा गंदा कर देते हो। हो गया? चलो आगे बढ़े। चलिए सर, अब होता है समापन। तो आज मैंने आपके सामने पूरी हिस्ट्री रख दी है, पूरी हिस्ट्री रख दी है। डोबेरियन, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, लथरमेयर, मेंडलीव, चारों हो गए। अब पांचवा फाइनल इसको कंक्लूड करने आएगा अगले लेक्चर में। तो सर कल मिलेंगे एक और धमाकेदार लेक्चर में, जिसमें पता चलेगा सर तूफान कैसे आया, नया टेबल जो आज हम पढ़ते हैं उसकी बुनियाद कैसे रखी गई, और जितने भी ड्रॉबैक्स थे उसको सही कैसे किया। अरे सब हो जाएगा सर, मजा आ जाएगा। बस ये लेक्चर अच्छे से देखेंगे। आज चैप्टर चालू हो गया है, कोशिश यही रहेगी कि सर जल्दी से जल्दी चैप्टर को क्या करें, वाइंड अप करें। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दुविधा नहीं है ना? चलिए तो कर लेंगे अपन, ठीक है, कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना, अपन है ना, निपटा लेंगे, ठीक है। चलिए तो सर एक बार थम्स अप हो जाए और एक बार जरा प्रेजेंट हो जाए कि सर मजा आ गया है, बस जल्दी जल्दी करवा दो, कर देंगे इसको फटाफट, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, एक और ताकतवर लेक्चर में, एक और मजेदार लेक्चर में जो आने वाला है कल इसी के बाद का। तो बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट बेस के साथ, जो प्रोवाइड कर रहा है आपको क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री। तो मिलते हैं सर कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।